इंडियन कॉन्टिनेंट में ईद के चांद का ऐलान हो चुका है। भारत में कल ईद है। आज अरब के मुल्कों में, मिडिल ईस्ट में और सेंट्रल एशिया और दुनिया के दूसरे मुल्कों में ईद हुई। कल जो बीत चुका है, अफ़गानिस्तान में ईद हुई थी। दुनिया का वाहिद मुल्क है अफ़गानिस्तान जहां कल ईद हुई थी। सभी को ईद की मुबारकबाद। खुश रहें, अमन से रहें और ज़िंदगियों में खुशियाँ हों। हालात मगर ऐसे नहीं हैं, जंग अभी चल रही है। 21वां दिन है आज ईरान के ख़िलाफ़ अमेरिका और इसराइल के हमले का। इस जंग में अभी तक जो नतीजे हैं वो ये हैं कि ईरान पूरी जंग को कंट्रोल किए हुए अब सारी चीज़ें ईरान के कंट्रोल में है और आगे की जंग में ईरान की अपनी काबिलियत पे होगा जंग का नतीजा। और जंग का नतीजा अब तक की जो भी कारगुजारी है उसमें ईरान ने बहुत ही बढ़त बनाई हुई है और एक तरह से वो जंग जीत चुका है। अमेरिका और इसराइल को इसमें शिकस्त हुई है। कुछ सुर्खियाँ हैं, कुछ जानकारियाँ हैं इस जंग के हवाले से, वो यहाँ हम बताएंगे आपको। देखें, दुनिया का बहुत ही ताकतवर फाइटर प्लेन है F-35 अमेरिकन। ये स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से लैस है, 5 जनरेशन का है और इसमें बहुत ही हाईटेक सेंसर्स और रडार लगे हुए हैं। बावजूद इसके ईरान ने कल इसको गिरा दिया और दुनिया में पहला एक मुल्क बना है ईरान जिसने अमेरिका के F-35 को जंग में डैमेज किया है। यहाँ पर अब ये अमेरिकन जांच कर रहे हैं कि ऐसा कैसा हो गया, जिसकी उम्मीद नहीं थी वो कैसा हो गया काम। तो वो काम हुआ है चाइनीज़ टेक्नोलॉजी के ज़रिए और पाकिस्तान और चाइना के वॉर एक्सपर्ट्स, हम बता चुके हैं अपनी पिछली रिपोर्ट्स में भी, वो ईरान में मौजूद हैं, ईरान की जंग में शामिल हैं, ग्राउंड पर मौजूद हैं IRGC के साथ। क्योंकि सबको ये मालूम है कि एक एक करके सबका नंबर आएगा, इसलिए अब जब अमेरिका इस जंग में फंस गया है तो उसको ठीक से सबक सिखा दिया जाए इस बार। तो उसमें चीन, रूस, तुर्की ये सब शामिल हैं। मिडिल ईस्ट के मुल्कों के ऊपर जो अरब के मुल्क हैं उन पर दबाव है अमेरिका का कि आप ईरान के ख़िलाफ़ कार्रवाई करिए। अभी एक मीटिंग हुई थी मुस्लिम मुल्कों के फॉरेन मिनिस्टर्स की, उसमें ईरान को लेकर के या जो जंग के हवाले से जो चीज़ें हैं उनको लेकर के बातचीत हुई और उसके बाद बयानात लोगों के आए अलग अलग मुल्कों के, कतर की तरफ से, सऊदी अरब की तरफ से। अब जानकारी यह है कि सऊदी अरब ने बाकायदा ड्रिल करना शुरू कर दिया है, शायद वो ईरान के ख़िलाफ़ जंग में जाने की तैयारियों में हों। कतर की तरफ से भी सख्त बयान आया था कि हमारे पास राइट है इस बात का कि हम जवाबी कार्रवाई करें। ईरान के गैस फील्ड पर हमला हुआ था, पारस गैस फील्ड है साउथ ऑफ ईरान में। इसराइल और अमेरिका ने वो हमला किया था, जिसके बाद ईरान की तरफ से बड़े हमले हुए अमेरिकन जो ठिकाने हैं अरब के मुल्कों में और इसराइल में। इसराइल के तो देखें बहुत सारे शहर खंडर हो गए, वहाँ इतने सारे नुकसान हुए कि उसकी खबरें नहीं आ रही हैं, लेकिन कुछ वीडियो सोशल मीडिया पे आ जाते हैं और कुछ खबरें जो विदेशी मीडिया है अमेरिका का या अल जज़ीरा वगैरह, उनके हवाले से कुछ जानकारियाँ हासिल होती हैं। वहाँ डैमेज हुए बहुत, अब तक 500 से ज़्यादा इमारतें इसराइल के अलग अलग शहरों में ढह गई हैं, खंडर हो गई हैं और वहाँ कैजुअल्टीज़ बहुत हुई हैं जिनकी जानकारी इसराइल की तरफ से नहीं आती। इसी तरह से अमेरिकन जो सोल्जर्स हैं उनको कैजुअल्टी हुई हैं, इंजरी हुई हैं, बड़ी तादाद में हुई हैं, लेकिन अमेरिका ने इन खबरों को छिपाया हुआ है, दबाया हुआ है। अब डोनाल्ड ट्रंप की कोशिश है कि वो ईरान पर दबाव बनाने के लिए खर्ग जो द्वीप है उस पर कब्जा कर लें और इस पर कब्जा करने के लिए अमेरिका कुछ प्लान बना रहा है, कर रहा है। इस तरह की खबरें सोशल मीडिया पर हैं ताकि ईरान को घेरा जा सके। तेहरान ने हुर्मुज़ का जो रास्ता है वो पूरी तरह से अपने कंट्रोल में लिया हुआ है और
जो जानकारियाँ वो इस तरह की हैं कि खाली हाथों से भी अगर ईरान ही हुर्मुज स्ट्रेट को बंद कर दे तो अमेरिका उसको खुलवा नहीं सकता है। अब हालात ऐसे हैं कि अमेरिका को यहाँ से जंग में पीछे लौटना पड़ेगा। कोई दरमियानी रास्ता इसमें निकाला जाएगा। चीन और रूस, तुर्की, फ्रांस, इन मुल्कों के ज़रिए बातचीत अमेरिका करवा रहा है ईरान के साथ। ये भी हमने जानकारी दी थी कि डोनाल्ड ट्रंप ने पैगाम भेजा है ईरान की लीडरशिप को कि वो सीज़ फायर के लिए तैयार हैं और सीज़ फायर के लिए ईरान से बातचीत करने के लिए तैयार हैं। ईरान अब यहाँ तक जो एनर्जी की क्राइसिस दुनिया में हो रही है, पेट्रोल और गैस, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जो ट्रेड होता है जब वो डिस्टर्ब रहेगा तो पूरी दुनिया में इसका क्राइसिस होगा। ईरान के गैस फील्ड पर हमला हुआ था, इसराइल और अमेरिका ने किया था। ईरान ने उसमें धमकी दी कि अगर हमारे यहाँ हमले होंगे तो हम फिर हर जगह करेंगे, और अगली ही रात उन्होंने उसी रात को हर जगह हमले किए। बहुत बड़े हमले थे वो, अब तक के सबसे बड़े हमले थे, जिसके बाद अमेरिका को ये कहना पड़ा कि हमें जानकारी नहीं थी, इसराइल ने ये हमला किया है। यानी ट्रंप ने अपना पल्ला झाड़ लिया और सारा का सारा जो मलबा था वो नेतन्याहू के सर पे डाल दिया। बाद में नेतन्याहू का जो वीडियो सोशल मीडिया पर आया है वो AI जनरेटेड है या ओरिजिनल है पता नहीं, मगर उसमें कहा गया है कि अब वो ईरान की किसी भी तनसीबात को टारगेट नहीं करेंगे। ऑयल रिफाइनरी, गैस फील्ड, बिजली घर वगैरह को निशाना नहीं बनाएगा, क्योंकि फिर जवाबी कार्रवाई जो ईरान की तरफ से हो रही है वो ये है कि जैसे एक चांटा कोई किसी को मारे तो फिर दूसरा चांटा, 2 चांटे ईरान मार रहा है इस वक्त। तो इनके गाल लाल हो गए दोनों के। जो चीज़ें हैं वो टोटल कंट्रोल में है ईरान के। अब अगर यहाँ अमेरिका में एक इस तरह का कहा गया है, जो अमेरिकन सरकार है उसकी तरफ से, कि अगर दुनिया में ऑयल की क्राइसिस होती है, रेट्स बढ़ते हैं, तेल के दाम बढ़ते हैं, तो उससे क्राइसिस पैदा होगा, डिप्रेशन का पीरियड आएगा, रिसेशन शुरू हो जाएगा और अर्थव्यवस्था दुनिया भर की चरमरा जाएगी। इसलिए हम वक्ती तौर पर ईरान के ऊपर लगे हुए सैंक्शंस को हटाने के लिए तैयार हैं। ये बाकायदा ऑफिशियली सरकार का मौक़िफ़ है अमेरिका का कि हम ईरान के ऊपर लगे हुए सैंक्शंस को हटाने के लिए विचार कर रहे हैं, और वो हम हटाएंगे अगर दुनिया में ऑयल का क्राइसिस होता है। वहीं ईरान की भी डिमांड है कि ईरान के ऊपर लगे हुए सैंक्शंस हटाए जाएं, जंगबंदी इस तरह की हो कि कभी ईरान पर हमला नहीं होगा, इस बात का बातचीत अभी तक हो जाए। रही बात यूरेनियम की, तो आप यूरेनियम को ले जाओ, हम एनरिच नहीं कर रहे हैं, हम एटम बम नहीं बनाने जा रहे हैं, लेकिन मिसाइल का जो हमारा प्रोग्राम है उस पर हम कोई समझौता नहीं करेंगे। अब अमेरिका की तरफ से कुछ बातें जो सामने आ रही हैं रिपोर्ट्स के मुताबिक, वो खर्ग द्वीप पर कब्जा करने के लिए कुछ तैयारियां कर रहे हैं, ताकि अपना ग्राउंड जो फोर्स है वहाँ भेज करके कार्रवाई करें। इसके लिए 2-2.5 हज़ार सैनिक, मरीन वहाँ इकट्ठे करने की कोशिशें हो रही हैं। और अमेरिका के जो नेवल शिप थे, वॉरशिप, जिसमें USS जेराल्ड फोर्ड था, वो आउट ऑफ सर्विस है, वो ग्रीस जा चुका है। वाशिंगटन वो हटा दिया गया, 1,500 किलोमीटर, 2,000 किलोमीटर ले जा करके समुद्र में खड़ा कर दिया है। अब त्रिपोली और जो दूसरे नेवल शिप हैं उनको बुलाया जा रहा है खाड़ी में, गल्फ ऑफ ईरान या ओमान में, ताकि खर्ग द्वीप पे कार्रवाई करें। अमेरिका के पास टोटल 8 नेवल शिपें, 8 वॉरियर शिपें, 9 की गिनती बताई जाती है, लेकिन एग्जैक्टली वो 8 हैं। 8 इसलिए कि एक उनका जो था वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में तबाह हो गया था, तो वहाँ जो गिनती शुरू करते हैं वो 2 से शुरू करते हैं। यानी
दो जो है, एक जो है वो दो है, वहाँ 2 3 4, एक को काउंट नहीं करते, इसलिए टोटल 8 हैं। अब अगर ये खर्ग द्वीप को कब्जा करना चाहते हैं तो खर्ग द्वीप वो जगह है जहाँ से ईरान का 80% ऑयल एक्सपोर्ट होता है दुनिया के देशों को। ये एक छोटा सा टापू है जो ईरान की सरहद से तकरीबन 25 किलोमीटर दूर समंदर में है, चारों तरफ से समंदर से घिरा हुआ है। ईरान की सेना ने इसमें ज़मीन के अंदर अपने बंकर बनाए हुए हैं, वहाँ बोट और छोटे जो जहाज़ हैं वो अंदर पहुँच जाते हैं। हज़ारों सैनिक यहाँ ज़मीन के अंदर वो रहते हैं। बहुत ही स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से ईरान के लिए बड़ी अहम जगह है। यहाँ पर अगर अमेरिका की तरफ से कोई कार्रवाई होती है तो ज़मीनी लड़ाई देखने को मिल सकती है। अमेरिकी रेवोल्यूशनरी गार्ड्स की तरफ से कहा गया है कि एक भी विदेशी सैनिक अगर ईरान की ज़मीन पर उतरा तो उसको चीर कर रख देंगे। अमेरिका हुर्मुज़ से ईरान का जो कंट्रोल है उसे ख़त्म करना चाहता है। ये बहुत ही अहम जलमार्ग है। इस पर बाधा अगर रुकावट आती है किसी तरह की तो दुनिया भर में ऊर्जा की कीमतों में तेज़ी से बढ़ोतरी होगी। इसलिए खर्ग द्वीप से जो लगभग 15 मील की दूरी पर है और 90% तक तेल की यहाँ से एक्सपोर्ट होता है ईरान का, कब्जा करने का, इसलिए अमेरिका वहाँ प्लान कर रहा है। जोखिम भरा काम है। अमेरिका को यहाँ काफ़ी सुर्खी का सामना हो सकता है, क्योंकि जंग के शुरू होते वक्त किसी को भी दुनिया में बड़े बड़े वॉर एक्सपर्ट्स हैं, वो भी उन्होंने नहीं सोचा होगा कि ईरान इस तरह की कार्रवाइयाँ करेगा जहाँ अमेरिका को लेने के देने पड़ जाएंगे और वो इस जंग में इस तरह से उलझ जाएगा या फंस जाएगा कि उसको निकलने का, एग्जिट का जो रूट है वो भी तलाश करने में दुनिया भर से मदद मांगनी पड़ेगी। अब चीन के पास, रूस के पास जाना पड़ रहा है। डोमेस्टिक जो प्रेशर है ट्रंप के ऊपर वो बहुत ज़्यादा है। इंटरनल वहाँ की जो राजनीति है उसका मिड टर्म इलेक्शन नवंबर में होने वाले हैं। अगर इन इलेक्शंस में ट्रंप की हार हो जाती है तो मेजॉरिटी खो देंगे और फिर उनके ख़िलाफ़ वह कार्रवाइयाँ हो सकती हैं, राष्ट्रपति पद से हटाया जा सकता है। जो ये ईरान की जंग का फैसला लिया उसके बाद ट्रंप के ऊपर और ट्रंप के दामाद के ऊपर, ठीक है, इस वक्त ट्रंप का दामाद खलनायक बन चुका है। ट्रंप ने ही अपने बयान में कहा था कि मैंने जैरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ के मशवरे पर ईरान पे हमला किया है। उन दोनों ने, स्टीव विटकॉफ जो हैं वो ट्रंप के दोस्त हैं, प्रेसिडेंट पुतिन के दोस्त हैं, एक कारोबारी हैं, रियल एस्टेट का कारोबार करते हैं और वो कॉमन फ्रेंड हैं पुतिन और ट्रंप के। उनको मिडिल ईस्ट का एनवॉय बनाया हुआ है। रशिया के साथ जो बातचीत होती है स्टीव विटकॉफ करते हैं। अब ट्रंप ने कहा कि मैंने स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर जो उनका दामाद है के मशवरे पर इस जंग में इसराइल के साथ हम शामिल हुए और उन्होंने ये कहा था कि ईरान अमेरिका के ऊपर हमला कर सकता है, तो अमेरिका के ऊपर हमला ईरान न कर सके, इसलिए हमने ईरान के ऊपर हमला किया। अब जब से ये बात सामने आई है, ईरान के पक्ष में हमदर्दियाँ दुनिया भर में बढ़ी हैं, वहीं अमेरिका में ट्रंप के ख़िलाफ़ विरोध बढ़ा है। ट्रंप के ख़िलाफ़ और नेतन्याहू के ख़िलाफ़ उनके मुल्कों में प्रदर्शन हो रहे हैं। वहीं ईरान के अंदर जो प्रदर्शन हो रहे हैं वो हुकूमत के फेवर में हो रहे हैं। लोग सड़कों पर निकलते हैं रातों को, क्योंकि शहादतें वहाँ ईरान में काफ़ी हो रही हैं। बड़े बड़े लीडर उनके शहीद हुए हैं, इंटेलिजेंस के चीफ भी मारे जा चुके हैं, प्रवक्ता उनके मारे जाने की खबर है। कई कमांडर्स मारे गए हैं। पहले हमले में 40 से ज़्यादा लोग शहीद हुए थे जो टॉप के लीडरशिप थी ईरान की। तो ये जो शहादतें हो रही हैं उसकी वजह से ईरान के अंदर एक रेवोल्यूशन आया हुआ है
और वो रेवोल्यूशन है अमेरिका और इसराइल के ख़िलाफ़। वहीं कुछ इस तरह की भी खबरें, शायद ये संभव न हो कि ईरान भी कुछ इस तरह का प्लान कर रहा है कि वो एक बड़ी तादाद में सैनिक भेजे इसराइल के अंदर, 1 से 2 लाख के करीब सैनिकों की एंट्री कराए इसराइल में ज़मीनी ऑपरेशन के लिए, इसराइल पर कब्जे का। तो ये कुछ समझ में ऐसा लगता नहीं है कि ऐसा कुछ होगा। फिर भी जंग है, जंग के दौरान क्या होगा कोई नहीं जानता है। हिजबुल्लाह ने कहा है, लेबनान के जो हिजबुल्लाह हैं, कि हमने लंबी लड़ाई के लिए अपने आप को तैयार कर लिया है। ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के मुख्य प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद नैनी एक हमले में वो शहीद हो गए। और सवाल ये भी उठ रहा है नेतन्याहू के मारे जाने का कि वो जिंदा है कि मारा जा चुका है, क्योंकि अभी तक जो वीडियो नेतन्याहू के सोशल मीडिया पर आए हैं या आ रहे हैं वो एक्स और AI से जनरेटेड हैं। उसको लेकर के बहुत सारे सवाल सोशल मीडिया पर पूछे जा रहे हैं। दुनिया में बहुत सारे मुल्कों में ईद मनाई गई, रशिया में, सऊदी अरब के अंदर और दूसरे मुल्कों में। रूस के अंदर मुसलमानों के लिए बड़ी सहूलतें प्रेसिडेंट पुतिन ने की हुई हैं। वहाँ का ये वीडियो हमने यहाँ पर आपको इसमें पीछे मिलेगा, चलता हुआ देख सकते हैं, मॉस्को का, जहाँ नमाज़ पढ़ते हुए हज़ारों की तादाद में मुसलमान मौजूद हैं। चीन के अंदर भी आज ईद हुई है। चीन की हुकूमत ने भी जो उगर मुस्लिम से उनके ऊपर जो वहाँ कार्रवाइयाँ करते थे चीन, वो भी उसने कम या ख़त्म कर दी हैं। अब एक रिलेशन अपना डेवलप किया है मुस्लिम्स के साथ, क्योंकि उनकी समझ में आ गया सख्ती करके, बदतमीजी करके, दबा करके एक हालात को बेहतर नहीं किया जा सकता। मगर हमारे यहाँ फादरलैंड को की देखा मदरलैंड में फादरलैंड जैसा बनने का एनवायरनमेंट तैयार किया जा रहा, जिसके लिए लोगों को एजुकेट करने के लिए धुरंधर जैसी वाहियात फिल्में भी बनाई जा रही हैं। इंसान को एनिमल कैसे बनाया जाना है, वो उस प्रक्रिया से हम गुजर रहे हैं इस वक्त। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।